G20 सम्मेलन को देखते हुए बड़ा ऐलान किया गया है। 8 से 10 सितंबर तक राजधानी दिल्ली में सार्वजनिक अवकाश। हेलो एवरीवन, मैं अनुशिका सिंह। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे G20 की, जो रिसेंटली में मीटिंग होने वाली है 9 सितंबर को, वो भी दिल्ली में, जिसकी वजह से 8, 9, 10 को हॉलीडे भी है। आई थिंक स्कूल, कॉलेजेस और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, बहुत सारी चीज़ें बंद रहेंगी। तो चलिए डिस्कस करते हैं आखिर ये G20 है क्या। ठीक है, अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि क्या भारत पूरे दुनिया यानी कि पूरे वर्ल्ड को लीड कर सकता है? क्या विश्व गुरु बन सकता है? एक साल के लिए भारत G20 यानी कि दुनिया का सबसे पावरफुल 20 देशों का ग्रुप का प्रेसिडेंट, और पूरी दुनिया भारत की ओर आशा भरी नज़रों से देख रही थी जब G20 आया था। तो चलिए आसान भाषा में समझते हैं कि आखिर ये G20 है क्या, क्यों हर जगह G20 लिखा हुआ है, बोर्ड्स लगे हुए हैं। तो चलिए जानते हैं। और नेक्स्ट ईयर, जिसमें कुल मतलब ये पूरा ईयर ख़त्म होने में सिर्फ 4 महीने बचे हैं, तो अगला साल इतना जो हमारा इम्पोर्टेंट क्यों है, तो चलिए जानते हैं और इंटरेस्टिंग बनाते हैं अपनी इस वीडियो को, जिससे आप बिल्कुल बोर ना हो। तो स्टार्ट करते हैं, ओके। और इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिएगा, जिससे आपको पूरा देखने में इंटरेस्ट भी आए। और इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि आखिर ये G20 है क्या, ओके। तो G20 यानी कि ग्रुप ऑफ 20। G20 यानी कि दुनिया के 20 ऐसे देशों का ग्रुप है जो दुनिया के 60% पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है। ये 20 देश दुनिया के 75% ट्रेड करते हैं और दुनिया का 85% GDP इन्हीं देशों के पास है। राइट नाउ G20 में ये सारे देश हैं, आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, और पॉज करके इन देशों के नाम आप पढ़ सकते हैं। तो दिसंबर 2022 से लेकर 1 साल के लिए भारत G20 का प्रेसिडेंट बना था। ये प्रेसिडेंसी मेंबर्स के बीच में हर साल रोटेट होती है। G20 एजेंडा चलाने की जिम्मेदारी सिर्फ 3 देशों की होती है। पास्ट प्रेसिडेंट जो था इंडोनेशिया, करंट प्रेसिडेंट इज़ इंडिया यानी कि भारत, और फ्यूचर प्रेसिडेंट जो होने वाला है वो ब्राज़ील। अब हम ये समझेंगे कि वर्ल्ड को यानी कि दुनिया को G20 की ज़रूरत क्यों पड़ी। G20 के पहले इन देशों का एक और ग्रुप हुआ करता था, जिसे G7 कहते थे। इनमें मेजरली डेवलप्ड कंट्रीज़ का नाम था, लेकिन हुआ ये वेस्टर्न देशों में सिर्फ अपने इंटरेस्ट के बारे में जानते, सिर्फ अपनी इकोनॉमी को समझते, और ग्लोबलाइज दुनिया में दुनिया के एक कोने में होने वाली चीज़ दुनिया के दूसरे कोने से को भी अफेक्ट करती थी। एग्जाम्पल के तौर पर 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस को लेते हैं, जो हुआ था अमेरिका में, लेकिन रिसेशन पूरी दुनिया में आया। सिमिलरली 1997 में साउथ ईस्ट एशिया में फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, जिसमें शुरुआत थाईलैंड में हुई, फिर वो पूरे एशिया में फैल गया था। तो 1999 में G7 की तरह G20 भी हुआ, क्योंकि इन G7 के देशों ने जाना कि और देशों का कॉपरेशन भी ज़रूरी है। लेकिन वर्ल्ड लीग ने 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद ही इसे सीरियस लेना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद ये सारे लीडर सीरियसली मिलने लगे और प्रोडक्टिव डिस्कशन करने लगे। तो हम स्टार्ट करते हैं हम सेकंड टॉपिक की तरफ कि G20 काम कैसे करता है। स्टार्ट करते हैं। G20 के 2 मेन टास्क या फिर 2 मेन ट्रैक्स होते हैं, द फाइनेंशियल ट्रैक एंड द शेरपा ट्रैक। अगर कोई माउंटेन में गया है तो वहाँ पर आपको गाइड करने के लिए शेरपास होते हैं। फाइनेंशियल ट्रैक में फाइनेंशियल मिनिस्टर्स और अलग अलग देशों के सेंट्रल बैंक्स अलग अलग पॉलिसीज़ डिस्कस करते हैं, जैसे कि ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ, टैक्स इंफॉर्मेशन एक्सचेंज, फाइनेंशियल रेगुलेटरी रिफॉर्म, फाइनेंशियल इंक्लूजन, रेमिटेंस अक्रॉस द वर्ल्ड, फॉसिल फ्यूल सब्सिडीज़, ग्रीन फाइनेंस एंड एंटी टेररिज्म फाइनेंसिंग। और शेरपा ट्रैक में डिप्लोमेट्स फॉरेन पॉलिसी डिस्कस करते हैं, जैसे कि एम्प्लॉयमेंट, क्लाइमेट चेंज, एग्रीकल्चरल एंड फूड सिक्योरिटी, एंटी करप्शन मेजर्स, यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, इम्प्रूवमेंट ऑफ हेल्थ केयर,
इंडिया का प्लान ये है कि अगले एक साल में 200 से ज़्यादा मीटिंग होगी, जिसमें 32 सेक्टर्स यानी कि 32 सेक्टर्स पार्टिसिपेट करेंगे। भारत इस साल G20 का प्रेसिडेंट है और प्रेसिडेंट होने की वजह से हमारे पास कुछ पावर्स हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, भारत उन कंट्रीज़ को इनवाइट कर सकता है जो G20 का हिस्सा नहीं है। इस एक मूव से एक कंट्री से दूसरे देशों में अच्छी रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करने में मदद होती है। भारत ने UAE को एज अ गेस्ट इनवाइट किया। भारत UAE का काफ़ी स्ट्रेटेजिक पार्ट है। साथ ही साथ बांग्लादेश, इजिप्ट, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन जैसे देशों को भी भारत ने G20 का हिस्सा बनाने का इनविटेशन भेजा था। हमारे फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर आज के हमारे फेवरेट मिनिस्टर में से एक हैं। उन्होंने काफ़ी इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट किया था कि भारत दुनिया के ग्लोबल साउथ का लीडर बनकर उभर रहा है। ग्लोबल नॉर्थ में कई वेस्टर्न डेवलपमेंट देश आते हैं और ग्लोबल साउथ में वो सारे देश हैं जो अभी डेवलप्ड हो रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री ने बाली की G20 में कहा था कि मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन फेल हो गया है। UN, WHO, WTO ये सारे डेवलप्ड नेशन यानी कि ग्लोबल नॉर्थ के ही इशारे पर चलते हैं। भारत आज भी एक ऐसी सिचुएशन में है कि हम रशिया से बात कर सकते हैं, हम सऊदी अरेबिया से बात कर सकते हैं, हम US से भी बात कर सकते हैं। आर डिप्लोमेसी हैज़ बीन अ रिवाइवल इन द पास्ट ईयर्स। हमें इसका एडवांटेज लेना ही होगा। ये सारे भारत के लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है अपनी लीडरशिप इस्टेब्लिश करने के लिए, सही मुद्दे उठाने के लिए। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। हमारा 3 मोस्ट क्वेश्चन है कि वाई 2023 इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर इंडिया। सारे लोग कहते हैं कि G20 की प्रेसिडेंसी तो रोटेशन से मिलती ही है, तो कभी ना कभी तो ये भारत के पास आने ही वाली थी। इसमें बड़ी बात क्या है, भारत ने ये प्रेसिडेंसी पाकर कुछ नहीं उखाड़ा है और पार्शियली दे आर करेक्ट। प्रेसिडेंसी मिलना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसे प्रेसिडेंसी को हमें कैसे यूज़ करना है ये बड़ी बात है। चलो मैं एक बात बताती हूँ कि फीफा वर्ल्ड कप हुआ था कतार में। अब तक का सबसे एक्सपेंसिव वर्ल्ड कप हुआ था। ये वर्ल्ड कप होस्ट करने के लिए कतार ने एज अ कंट्री जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना है उसे उन्हें कोई प्रॉफिट नहीं हुआ बल्कि लॉस ही हुआ। तो कतार के लोग क्या पागल हैं? वर्ल्ड कप जो होस्ट किया उन्हें बिल्कुल नहीं, क्योंकि बिल्कुल नहीं, वो लोग पागल नहीं हैं, बल्कि वर्ल्ड कप कतार में होने वाले कतार के लिए इम्पॉर्टेंट है। जब ये वर्ल्ड कप हुआ था तो दुनिया की सारी नज़रें इसी देश पर थीं। कतार को एक एक्सीलेंट मौका देता है कि अपनी प्रोग्रेस दुनिया के सामने लाने का, अपने कल्चर को रूबरू कराने का। भारत की G20 प्रेसिडेंटी कुछ ऐसी ही है। इट इज़ अ चांस फॉर अस टू शो द वर्ल्ड हु वी आर। भारत फेल कैसे होता है? पूरी दुनिया बहुत ही अच्छी तरीके से दिखती है। 2021 में दुनिया का भारत जलती हुई चिताएं देखी, जब एक देश के बारे में सिर्फ नेगेटिव चीज़ें ही दिखती हैं, तब ऐसा इम्प्रेशन बनता है कि उस देश का कुछ अच्छा नहीं हो सकता है। लेकिन सच कुछ और ही है। हम ग्रीन एनर्जी में काफ़ी एडवांस कर रहे हैं। हमारा जो हाईटेक सारी दुनिया में सबसे एडवांस है, लेकिन हम हमारे एडवांस को सारी दुनिया को दिखाते नहीं हैं। हम फोकस करते हैं बस हमारी कमियों, और G20 के माध्यम से हम पूरी दुनिया को दिखा सकते हैं कि हम सिर्फ एक बड़ा मार्केट नहीं, हम एक कॉम्पिटिटिव फोर्स है जो पूरी दुनिया को हिलाकर रख सकता है। 2022 में ग्लोबल ऑर्डर पलट गए। कोविड की वजह से, रशिया यूक्रेन के वॉर की वजह से दुनिया में कई इशू सामने आए। काफ़ी यूरोप देशों में एनर्जी सिक्योरिटी नहीं है, इसीलिए कोल, ऑयल, गैस ऐसे डर्टी फ्यूल्स यूज़ कर रहे हैं। यूक्रेन और रशिया दोनों ही वीट के टॉप प्रोड्यूसर हैं और इस सिचुएशन की वजह से दुनिया भर में फूड सिक्योरिटी का बहुत ही बड़ा इशू चल रहा है। There has never been a time where inequality have been more visible. दूर से देखे तो साफ नज़र आता है कि some countries run the world and they are scared, क्योंकि उनका डोमेन खतरे में आ रहा है और वो इस डोमेन को बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए डेवलप्ड देश डोमेन फाइनेंसिंग से पीछे हटते हैं ताकि वो सारे फ्लड्स, हीट वेव्स, साइक्लोन उन्हें तो हिट नहीं करेंगे ये सब चीज़ें।
तो उन्हें तो ये सब चीज़ें कुछ हिट करेंगी नहीं, इसीलिए उनके पास पैसा है, तो जिसके पास पैसा है उसके पास सिक्योरिटी है। तो सो इंडिया हैव अ चांस टू ब्रिंग दीज इशू फॉरवर्ड, अपनी कहानी खुद दुनिया के सामने लाने का और इक्विटेबल सॉल्यूशन देश को टॉप्स में से देशों में लाने का। तो कुछ दिनों पहले भारत ऑल पार्टीज़ की मीटिंग रखी थी जहां पर अलग अलग पार्टीज़ के सारे लीडर्स थे। तब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट समझ आया कि इंटरनल पार्टीज़ अलग अलग पार्टीज़ में अपोजिशन हो सकती हैं, लेकिन दुनिया के सामने हमें ऐसा एज अ यूनाइटेड आना होगा ताकि इसे देश को हम सिटीजन्स का फ़ायदा है। रिसेंटली उदयपुर में सबसे पहला G20 मीटिंग हुई थी जहां पर अलग अलग देशों के शेरपाज ने हमारे वाइब्रेंट्स किया इंटरनल कल्चर के साथ साथ हमारे डिजिटल पेमेंट रिवॉल्यूशन को भी एक्सपीरियंस किया। इंटरनल डिग्निटरीज ने UPI यूज़ करके पेमेंट करके देखा, उन्होंने जाना कि UPI कितना सिंपल है और एक सिंपल मूव की UPI को फॉर ग्रांटेड लेते हैं, लेकिन ये एक रिवॉल्यूशन है। वासुधैव कुटुंबकम, द वर्ल्ड इज़ वन फैमिली, भारत के हम हमेशा कहते हुए आए हैं और इस बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी को होस्ट करने की जिम्मेदारी हम सभी लोगों की है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन, सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।